नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस यूट्यूब एनालिसिस में जिसमें हम बात करने वाले हैं लूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज कंपनी की। तो आज के वीडियो में हम कंपनी के बारे में जानेंगे कि कंपनी किस बिज़नेस में है, क्या करती है, उसके बाद कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करेंगे जिसमें कि हम ग्रोथ रेट वगैरह की, उसकी आरओई, आरओसी डेट टू इक्विटी, कैश फ्लो सब की बात होगी। उसके बाद वैल्यूएशंस की बात होगी जिसमें हम प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू बुक और प्राइस टू अर्निंग के बेस पे देखेंगे कि कंपनी हिस्टोरिकली कहाँ पे ट्रेड की है और आज के डेट में कहाँ पे ट्रेड कर रही है। फिर हम बात करेंगे टेक्निकल्स की। टेक्निकल्स में हम देखेंगे कि आज का जो प्राइस ट्रेंड है वो कहाँ पे है और पिछले 3-4, 6-8 महीनों में क्या प्राइस ने किया है और इन फ्यूचर यहाँ से क्या हो सकता है। तो उसकी हम कुछ आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे टेक्निकल्स में। फिर हम बात करेंगे की डेवलपमेंट्स और की रिस्क फैक्टर्स की कि क्या कौन से ऐसे डेवलपमेंट्स हैं जो कि इन फ्यूचर कंपनी के शेयर को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं और कौन से ऐसे रिस्क हैं जो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। फिर एट द एंड हम वीडियो को समराइज करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस और टेक्निकल के बेस पे आज की डेट में कंपनी कहाँ पे है। तो इन तीनों के बेस पे हम कंपनी को रेट करेंगे कि क्या कंपनी अच्छी लग रही है इन लेवल पे या खराब लग रही है या ओके ओके है। तो उसके बाद जो भी सपोज मेरे को फंडामेंटल्स अगर अच्छे लग रहे हैं तो मैं उनको ग्रीन से रेट करूंगा। अगर फंडामेंटल्स ओके ओके लग रहे हैं तो मैं उन्हें येलो कलर से हाईलाइट कर दूंगा। और फिर अगर मेरे को फंडामेंटल्स बहुत ही खराब लग रहे हैं तो मैं उनको रेड से हाईलाइट कर दूंगा। तो इस तरह से हम वैल्यूएशंस और टेक्निकल्स को भी एनालाइज करेंगे, जो समराइज है उनकी जो रेटिंग है वो करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसा रेगुलर जो एक किसी भी स्टॉक के बारे में एनालिसिस है वो मिलता रहेगा, जिससे कि आप खुद सीखेंगे कि एक कंपनी को किस तरह से डिफरेंट एस्पेक्ट से एनालाइज करते हैं। और इन वीडियोस की मदद से आप भी अपने रिसर्च में भी हेल्प ले सकते हैं इन वीडियोस की। कि अगर हो सकता है कि आप मैं आपको कुछ नया पॉइंट बता दूं, या हो सकता है अगर मेरे को कोई ऐसा पॉइंट है कि जो आपको लगता है कि वो मेरा मेरा व्यू वहाँ पे गलत है, तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी लिख के बता सकते हैं कि यहाँ पे मेरा जो व्यू था वो गलत था, ताकि मैं भी उस चीज़ से कुछ ना कुछ सीख सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिज़नेस क्या करता है। तो सबसे पहले जो लुमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड है, वो एक ऑटो कंपोनेंट सप्लायर है, जो कि 5 वर्टिकल्स में काम करती है। सबसे पहले एडवांस्ड प्लास्टिक्स हो गए, जिससे कि इनकी 56% का रेवेन्यू आता है। उसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल सिस्टम, जिससे 20% का रेवेन्यू आता है। तो ये 2 सेगमेंट से लगभग 76% का रेवेन्यू इनका आता है। उसके बाद इनके जो ग्रोथ सेगमेंट्स है वो है मैकाट्रॉनिक्स, आफ्टर मार्केट और अल्टरनेटिव फ्यूल्स। तो ये तीनों सेगमेंट आज के डेट में छोटे हैं, लेकिन ये तीनों सेगमेंट जो है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम इनकी बात करें की कस्टमर्स की, तो उसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा है, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, टोयोटा, बजाज, होंडा। उसके बाद हुंडई भी है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है उसका नाम। डेमलर डेमलर जो कि मर्सिडीज के ट्रक वगैरह बनाता है, तो वो। उसमें एमजी, वॉक्सवैगन और उसके अलावा और भी काफ़ी सारे इनके जो कि गाड़ी बनाते हैं या बस बनाते हैं या बाइक बनाते हैं, तो वो सब इनके की कस्टमर्स हैं। उसके बाद पहले अगर हम देखें तो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनका आप ओवरव्यू ले लें, तो एडवांस्ड प्लास्टिक में इनके जो प्रोडक्ट है वो हो गए कॉकपिट एंड कंसोल्स हो गए, डोर पैनल्स हो गए। उसके बाद जो पावर बटन्स होते हैं शीशा ऊपर नीचे करने के लिए, हेडलाइट्स हो गई, तो ये सब कंपनी बनाती है। फिर अगर मैकाट्रॉनिक्स जो इनका दूसरा सेगमेंट है, जो कि काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, उसमें अगर हम देखें तो पावर विंडो स्विच उसमें आता है। उसके बाद ऑक्सीजन सेंसर, शार्क फिन एंटीना। तो ये जितने भी प्रोडक्ट हैं ये न्यू एज प्रोडक्ट्स हैं, जो कि बाइक व्हीकल को एक एस्थेटिक लुक देते हैं। जो नए-नए फीचर्स है वहाँ पे ये सब प्रोडक्ट जो है वो यूज़ होते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले एंटीना आता था जो गाड़ियों के बाहर लगा होता था, लेकिन आज की डेट में वो जो है वो आपको दिखेगा भी नहीं कि कहाँ पे लगा है, क्योंकि वो इंटरनली जो है वो कंपनीज़ मैन्युफैक्चर करती हैं। क्योंकि एक तो जो बाहर वाला होता है वो अच्छा नहीं लगता, जो बाहर एंटीना होता है। दूसरा जो है वो एंटीना के टूटने का रिस्क ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो कंपनीज़ हैं आज की डेट में वो फिक्स एंटीना जो इनसाइड फिक्स कर देती है। तो वो ना तो दिखता है, जो कि व्हीकल को एक अच्छा लुक भी देता है, और साथ ही साथ वो ड्यूरेबल भी है, जो कि जल्दी टूटता नहीं है। उसके बाद अगर हम इनकी प्रेज़ेंटेशन में आगे देखें तो मैं थोड़ा-सा यहाँ पे इनका हिस्ट्री भी बता देता हूँ आपको कि ये लूमेक्स इंडस्ट्रीज़ और लूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज़ एक ही कंपनी थी, जो कि डीमर्ज हुई थी 2005 के आसपास। और उसके बाद कंपनी ने काफ़ी अच्छे से ग्रो किया और काफ़ी सारे यहाँ पे अगर आप देखें जॉइंट वेंचर्स भी करती रही है कंपनी। और रिसेंटली इन्होंने आईएसई में 100% स्टेक एक्वायर किया और 60% ग्रीन फ्यूल एनर्जी सॉल्यूशंस में, जो कि न्यू एज प्रोडक्ट जो है, न्यू एज अल्टरनेटिव फ्यूल, वो उसमें मार्केट लीडर है ग्रीन फ्यूल सॉल्यूशंस, एनर्जी सॉल्यूशन जो कंपनी है ये। तो उसमें इन्होंने वो किया, उसमें इन्होंने 60% स्टेक जो है वो एक्वायर किया है। उसके बाद कंपनी जो है पिछले काफ़ी टाइम से जॉइंट वेंचर के मदद से और कुछ जो है नए एक्विजिशन की वजह से, अपने नए प्रोडक्ट लॉन्चेस की वजह से काफ़ी तेज़ी से 2005 से लेके अभी तक ग्रो किया है।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इन्होंने ये देखिए, तो 2005 में इनका रेवेन्यू 100 करोड़ का था, जो कि आज बढ़ के 3637 करोड़ का हो गया, 36 टाइम्स से ऊपर हो गया इनका रेवेन्यू। सिर्फ लाइटिंग का काम करते थे ये 2005 में। आज के डेट में अगर आप देखें तो कितने सारे नए सेगमेंट्स में कंपनी ने फॉलो किया है। तो ये दिखाता है कि कंपनी का जो प्रमोटर है काफ़ी अग्रेसिव है और नए-नए प्रोडक्ट्स वो इन फ्यूचर भी लाता रहेगा। तो 2005 में एक एक जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था वो आज 30 हो गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अ, यहाँ पे जॉइंट वेंचर्स की, जैसे मैंने बात की, उसमें तभी कुछ भी नहीं था इनके पास। आज के डेट में 9 ग्लोबल जॉइंट वेंचर्स है कंपनी के पास। उसके बाद सिर्फ पहले टू व्हीलर्स में ये बनाते थे, लाइटिंग वगैरह का काम करते थे। आज की डेट में ये इनका जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है वो पैसेंजर व्हीकल से आता है, यानी कि जो कार फोर व्हीलर है उससे आता है। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंटली कंपनी ने पास्ट में ग्रो किया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सेल आती कहाँ से है, तो 98% जो रेवेन्यू है वो डोमेस्टिक ओईएम से आता है। ओनली 1 और 1.5% के आसपास का रेवेन्यू जो वो बाहर से आता है, एक्सपोर्ट से आता है। उसमें भी आफ्टर मार्केट सेगमेंट से आता है। वहाँ पे किसी और बाहर कंपनी को कंपनी सामान नहीं बेचती। सपोज कोई होंडा की कंपनी है बाहर, उसको ये सामान नहीं बेचेगी। अगर होंडा की इंडिया में जो प्लांट्स हैं उनको ये सामान बेचेगी। उसके बाद कंपनी का देखें तो जैसे कि हमने बात किया कि काफ़ी सारे जॉइंट वेंचर्स हैं जिनसे इन्होंने जिनमें इन्होंने इंटरनेशनल कंपनी से टाई अप किया है नई टेक्नोलॉजीज को भारत में लाने के लिए। तो प्रेजेंटली जैसे हमने बात किया थी 30 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। तो बेसिकली एक ऑटो एंसिलरी का काम करती है कंपनी, जो कि जो धीरे-धीरे जो है नए-नए प्रोडक्ट ला रही है। फ्यूचर रिलेटेड जो नई गाड़ी को एस्थेटिक लुक्स देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी ने अपने पूरे पोर्टफोलियो का यहाँ पे बताया है कि कहाँ-कहाँ इनका प्रोडक्ट यूज़ होता है। तो जितने भी इनके प्रोडक्ट है वो जो पहले वाले आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन और ईवी, जो नए ईवीज हैं उनमें दोनों में यूज होते हैं। तो बेसिकली जो ईवी का, जैसे बोलते हैं कि ईवी का ऑटो एंसिलरीज को रिस्क हो सकता है, इस कंपनी को उतना रिस्क नहीं है, क्योंकि इनके ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो है वो दोनों ही तरीके की गाड़ियों में यूज होते हैं। क्योंकि ईवी में भी जो है वो शीशा लगेगा, उसमें भी हेडलाइट चाहिए होगी, उसमें भी अंदर जो है वो कॉकपिट चाहिए होगा, पावर विंडोज का बटन चाहिए होता, तो वो ही सब आईसी में चाहिए होता। तो इनका जो प्रोडक्ट है उसमें काफी कम रिस्क है, अगर ईवी का पेनिट्रेशन बहुत तेजी से भी होता है तो। उसके बाद अगर हम देखें तो पिछले 5 सालों में 5 गुना इन्होंने ग्रोथ दिखाया है कंटेंट पर व्हीकल में। तो कंटेंट पर व्हीकल का मतलब कि सपोज पहले एक गाड़ी में इनका सामान 14 से 15,000 का लगता था, आज के डेट में वो 70 से 75,000 का लग रहा है। वहीं अगर टू व्हीलर्स में देखें उसमें भी 5x का ग्रोथ हुआ है, जो कि पहले 3, 4, 5,000 के आसपास लगता होगा, अभी वो 22 से 25,000 पे लगता है। और इन फ्यूचर भी कंपनी टारगेट कर रही है कि ये इसको और बढ़ाना है न्यू एज प्रोडक्ट ला ला के। क्योंकि सपोज पहले अगर कोई प्रोडक्ट कंपनी 100 का बेच रही होगी, आज वही वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में जाके सपोज वो प्रोडक्ट में भी 500 या 1000 का बिक रहा होगा। तो इस तरह से कंपनी वैल्यू एडिशन कर करके इन्होंने जो कंटेंट पर व्हीकल है उसमें अपना शेयर जो है वो बढ़ाया है, और इन फ्यूचर भी कंपनी टारगेट कर रही है यहाँ से और बढ़ा सकती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपनी के कुछ और प्रोडक्ट की, ये देखिए यहाँ पे भी मैंने इनके जो इनकी प्रेजेंटेशन है उससे ये स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे आपके लिए प्रेजेंटेशन में लगाया कि कौन कौन सी कंपनी जो है वो प्रोडक्ट बनाती है और कहाँ कहाँ इनके जो प्रोडक्ट है वो यूज होते हैं। गियर शिफ्टर्स हो गए, कंट्रोल हाउसिंग हो गई, तो स्विंग आर्म्स जो कि सीट के साथ में जो बाजू होती है वो कंपनी बनाती है। तो बेसिकली जो भी व्हीकल्स में सामान लगता है व्हीकल्स के अंदर, वो कंपनी बनाती है। उसमें न्यू एज प्रोडक्ट भी बनाती है और पुराने जो सीट का स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे अगर आप देखें तो वो सब बनाती है कंपनी। तो चलिए अब कंपनी के बारे में बात करने के बाद हम बात करते हैं ग्रोथ की मार्जिन्स की और इनके रिटर्न रेशियोज की, और साथ ही साथ ऑपरेटिंग कैश फ्लो और डेट टू इक्विटी की कि पिछले 5 सालों में और पिछले 3-4 क्वार्टर में इसका क्या ट्रेंड रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो ये 2021 को हटा दें क्योंकि ये कोविड का साल था। उसके बाद अब अगर आप ग्रोथ देखें तो बहुत ही सॉलिड ग्रोथ, मतलब अनबिलीवेबल ग्रोथ जिसे आप बोलेंगे वैसा है। पिछले 4 क्वार्टर में देख लें, पिछले 4 सालों में देख लें, पैट लेवल पे देख लें या रेवेन्यू लेवल पे देख लें, तो ग्रोथ में टॉप नॉच, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30-35% का सीएजीआर आई थिंक इन्होंने किया होगा पिछले, अगर हम 3 सालों की बात करें तो। यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं, ये देखिए 34% का सीएजीआर पिछले 3 सालों में, 26% का सीएजीआर पिछले 5 सालों में। और कोविड के दौरान ज़रूर इम्पैक्ट हुआ था क्योंकि तभी सभी कंपनीज़ को इम्पैक्ट हुआ था, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो ग्रोथ बहुत ही सॉलिड आ रही है कंपनी की। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि रेवेन्यू लेवल पे ग्रोथ आ रही है, पैट लेवल पे भी उतनी ग्रोथ आ रही है। और उसके बाद अगर हम देखें तो मार्जिन जो है वो एक्सपैंड किए हैं पिछले 2-3 सालों में। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखिए 9-10% के मार्जिन था 21-22 में, जो कि आज 13% बढ़ गए हैं, और ये इन फ्यूचर कंपनी गाइड कर रही है 20% तक जा सकते हैं आने वाले 3 से 4 सालों में। उसकी भी हम बात करेंगे की डेवलपमेंट्स में कि किस तरह से वो जा सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं मार्जिन्स की, तो ये देखिए मार्जिन जो 5 साल की एवरेज है वो 11.08 है, 10 साल की एवरेज 9.65 है। आज की डेट में जो FY 25 के मार्जिन है वो 12.8 पे हैं, जो
सितंबर 2025 जो मोस्ट रिसेंट क्वार्टर है इसमें 13.4% पे ये पहुंच गए हैं और ये कंपनी का गाइडेंस है इस साल ये 14 से 15% पे क्लोज करना चाहते हैं और आने वाले 2 से 3 सालों में कंटिन्यूस जो मार्जिन एक्सपेंशन है वो देखने को मिलेगा। उसका रीजन क्या है कि जो नया इन्होंने एक्विजिशन किया है उसमें मार्जिन ज़्यादा है जो अल्टरनेटिव फ्यूल वाला कंपनी इन्होंने एक्वायर किया उसमें, तो उस वजह से जैसे-जैसे उसकी सेल ग्रो करेगी वैसे-वैसे इनके मार्जिन भी बढ़ेंगे और साथ ही साथ जो इनका मैकाट्रॉनिक्स डिवीजन है जिसमें ये सेंसर्स वगैरह और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बेचते हैं उसमें भी मार्जिन हाई है। वो आज की डेट में आई थिंक 100 सवा 100 करोड़ के आसपास की सेल कर रहा है। वो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है आने वाले 3-4 सालों में 800 से 1000 करोड़ तक की उसकी सेल जा सकती है। तो जैसे-जैसे मिक्स चेंज होगा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का वैसे-वैसे यहाँ पे मार्जिन में इंप्रूवमेंट और देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्ले हो सकता है ऑपरेटिंग लेवरेज का। हमें देखना होगा कि वैल्यूएशन कहाँ पे है वो हमें खुद ही एनालाइज़ करनी है। वो उसकी भी हम बात करेंगे वैल्यूएशन सेगमेंट में। तो ओवरऑल अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन काफ़ी अच्छे से इंप्रूव किया और इन फ्यूचर भी ये इंप्रूव हो सकते हैं। फिर हम बात आ जाएँ अगर रिटर्न रेशियोज़ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिटर्न रेशियोज़, चाहे आप आरओई ले लें, चाहे आरओसी ले लें। यहाँ पे 2021 में थोड़ा-सा कम थे दोनों, 2023 में भी क्योंकि यहाँ पे डेट बढ़ा था 23 में, यहाँ पे अगर आप बात करें देखिए, तो इनकी मैं बैलेंस शीट में दिखाता हूँ, ये देखिए। तो 23 में इनका डेट अचानक से काफ़ी बढ़ गया था क्योंकि इन्होंने एक्विज़िशन किए थे, नए प्लांट लगाया था, तो वहाँ से इनका डेट ज़रूर पिछले 2-3 सालों में बढ़ा है। उस वजह से यहाँ पे जो आरओसी है वो थोड़ा-सा इम्पैक्ट हुआ था, लेकिन उसके अलावा बहुत ही अच्छे रेशियोज़ हैं अगर हम आरओई और आरओसी दोनों की बात करें तो। अभी तो 20% से ऊपर पहुँच गए दोनों और कंपनी गाइड भी कर रही है कि 20% से ऊपर इनको रखना चाहती है। फिर अगर हम बात करें ऑपरेटिंग कैश फ्लो की तो एवरेज जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, 68.3% की पिछले 5 साल की, यहाँ पे थोड़े से कम थे 2022 में लेकिन वो भी चलता है, उतना भी कोई कम नहीं था, 57 जो परसेंट है वो अच्छा रेशियो है। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें हर एक साल में 62% का से ऊपर के जो है वो कन्वर्जन है ऑपरेटिंग टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट करती है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कितना हिस्सा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट सपोज़ कंपनी ने 465 करोड़ का किया, उसमें से 290 करोड़ जो है वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है वो कंपनी जनरेट कर पा रही है। यानी कि वर्किंग कैपिटल नीड्स और दूसरे जो भी बिज़नेस के नॉर्मल खर्चे होते हैं उनको निकाल के, तो इतना कंपनी कैश अपने पास जनरेट कर पा रही है, इसमें से कन्वर्ट कर पा रही है। तो जो कि एक अच्छा कन्वर्जन रेशियो है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, 68.3% बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेशियो है। फिर हम बात करें डेट की, तो यहाँ पे थोड़ा-सा ये देखिए तो पिछले 2-3 सालों में डेट टू इक्विटी रेशियोज़ थोड़ा बढ़ा है। उसका रीज़न ये देखिए अगर आप कि डेट भी यहाँ पे कंपनी का बढ़ा है पिछले 2-3 सालों में। तो डेट बढ़ने की वज़ह से कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो भी पिछले 2-3 सालों में बढ़ा है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी कंट्रोल में है और इसका रीज़न क्या है कि कंपनी ने एक्विज़िशन वग़ैरह किए थे, उस वज़ह से इनका डेट जो है वो बढ़ गया था। तो चलिए डेट के बाद अगर हम जो उनके फंडामेंटल्स हैं उनके बाद अगर हम बात करते हैं वैल्यूएशंस की, तो वैल्यूएशंस जो हैं वो यहाँ पे थोड़े से एक्सपैंड कर गए हैं पिछले 1 साल में, 2-3 सालों में तो नहीं, 1 साल में काफ़ी तेज़ी से एक्सपैंड किए हैं। आज की डेट में 43.8 टाइम्स का पीई चल रहा है, 2.2 टाइम्स का सेल प्राइस टू सेल्स चल रहा है और 8.8 टाइम्स का प्राइस टू बुक चल रहा है। तो अगर आप एब्सोल्यूट टर्म में देखें तो प्राइस टू सेल्स भी ठीक लग रहा है, पीई भी जिस हिसाब से ग्रोथ है उस हिसाब से ठीक लग रहा है, लेकिन एवरेज के टर्म्स में देखें तो एवरेज से ये काफ़ी हाई चला गया है। अगर आप पिछले 5 साल का एवरेज पी देखें तो 24.9 टाइम्स रहा है, पिछले 10 साल में 19.6 टाइम्स रहा है और आज के डेट में 44% के ये आसपास घूम रहा है। और सेम अगर आप ट्रेंड देखें तो प्राइस टू सेल्स में भी ये ट्रेंड है, पिछले 5 साल का 1.1 टाइम्स रहा है, पिछले 10 साल का 0.9 टाइम्स रहा है, आज के डेट में 2.2 टाइम्स पे चला गया और सेम ही ट्रेंड जो है वो आपको प्राइस टू बुक में भी देखने को मिलेगा। तो वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपैंड किए हैं यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो पिछले 1 साल में ये हुआ है जो भी हुआ है ये देखिए। तो मई 2025 से लेके नवंबर 2025 तक जो शेयर प्राइस है वो लगभग-लगभग 2.5 से 3 गुना हो गया है। उसमें जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो वैल्यूएशन का भी काफ़ी रहा है। 18 टाइम्स के आसपास थे 18 से 20 टाइम्स के आसपास जो सॉरी ये तो 5 साल का निकल गया। 18 से नहीं, तो 20 से 22 टाइम्स के आसपास का पीई चल रहा था इनका मई में और जो कि आज डबल हो गया। तो हालाँकि प्रॉफिट ग्रोथ भी हुआ है लेकिन उसके साथ-साथ पीई एक्सपेंशन काफ़ी तेज़ी से हुआ है जिसकी वजह से पिछले 6-8 महीनों में स्टॉक ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। तो लगभग अगर कोई भी स्टॉक 6-8 महीनों में 3 गुना के आस-पास हो जाए तो उससे अच्छा रिटर्न आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा सॉलिड रिटर्न दिया है स्टॉक ने। तो उसका मेन रीज़न जो है वो पीई एक्सपेंशन और वैल्यूएशन एक्सपेंशन को भी गया है। लेकिन आज की डेट में भी अगर आप एब्सोल्यूट टर्म में देखें तो वैल्यूएशन फिर भी ठीक लग रहे हैं क्योंकि ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इन फ्यूचर भी कंपनी का गाइडेंस है 20 से 25% का ग्रोथ ये कवर करती रहेगी। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो फिर भी वैल्यूएशंस ठीक लग रहे हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करें हिस्टोरिक लेवल से और क्योंकि ऑटो ऑटो एंसिलरी और ऑटो एक सिक्लिकल इंडस्ट्री है, उस हिसाब से थोड़ा-सा हायर साइड में ज़रूर है, लेकिन फिर भी ओके हैं। यहाँ से अगर थोड़ा-सा करेक्शन मिलता है, मे बी
35 के आसपास का मल्टीपल मिलता है, थोड़ा सेल ग्रोथ आता है, प्राइस यहीं पे कंसोलिडेट करता है, वहाँ पे शायद एक अच्छी बाइंग अपॉर्च्युनिटी आ सकती है। लेकिन आज की डेट में मुझे लगता है कि वैल्यूएशन थोड़ा-सा एलिवेटेड है। अब ये आपको खुद एनालिसिस करना है, मेरे कहने पे ना जाएँ, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि यहाँ से स्टॉक फिर डबल हो जाए और आप मेरे को बोलें कि यार आप बोल रहे थे उस हिसाब उस वजह से मैंने स्टॉक नहीं लिया, या जो भी है। तो आपको एनालिसिस खुद करना है, ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो वैल्यूएशन की बात अगर बात करें तो प्राइस मोमेंटम की तो जिसमें हमने बात कर ही लिया है। तो मई 2025 से लेके प्राइस जो है वो ऊपर को आया, उसके बाद बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हैं पिछले 6-8 महीनों में। उसका रीज़न क्या है कि अच्छी ग्रोथ और मार्जिन एक्सपैंड किए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो हम मार्च क्वार्टर के बाद की बात करते हैं, मार्च 2025 में ये देखिए, तो वहाँ से हम ग्रोथ की बात करते हैं। सबसे पहले ये देखिए पिछले 2-3 क्वार्टर में क्या सॉलिड ग्रोथ दिया। उससे पहले 20% के आसपास का ग्रोथ था, लेकिन पिछले 3 क्वार्टर में 35 से 40% और 49% भी ग्रोथ दिया था इन्होंने मार्च जो है 2025 में। अगर हम पैट लेवल पे ग्रोथ की बात करें तो पैट लेवल पे भी सेम ट्रेंड है, और इनके जो मार्जिन है वो यहाँ पे 14% के ज़रूर थे 2025 में, वहाँ से थोड़े कम ज़रूर हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया है इनका पिछला। क्योंकि मार्जिन जो है वो हम पिछले इस क्वार्टर के पिछले क्वार्टर से कंपेयर करते हैं, ना कि सपोज़ मार्च के हम जून से कंपेयर नहीं करेंगे, लेकिन जून के जो है वो पिछले साल के जून से हम कंपेयर करेंगे। तो उस हिसाब से मार्जिन का में एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है, और ग्रोथ भी काफ़ी सॉलिड है। तो उस वजह से जो कंपनी का प्राइस ट्रेंड है वो भी काफ़ी अच्छा किया है पिछले 6-8 महीनों में, प्राइस ने जो। उसके बाद अगर आप देखें पोस्ट दिस मोमेंटम प्राइस वैल्यूएशंस हैव एक्सपेंडेड एंड हैव रीच्ड हिस्टोरिक हाईज़। तो जैसा कि हमने बात किया है, जो वैल्यूएशंस है वो हिस्टोरिक हाई लेवल पे पहुँच गई है। अगर हम पीई की बात करें, यहाँ पे देखें, तो पिछले 5 सालों में जो हाईएस्ट पीई है वो 47 गया है, आज के डेट में 44 पे है। और सेम ट्रेंड अगर हम देखें प्राइस टू सेल्स में, तो आज के डेट में 2.2 टाइम्स है, और पिछले 5 सालों में ये 2.3 टाइम्स तक का हाईएस्ट गया है। तो सॉरी 3 साल की बात करें, 5 साल में भी सेम ही है, तो 5 साल में भी अगर आप देखें तो वैल्यूएशन भी हाईएस्ट जो है वो 47 टाइम्स पे गई है। तो वैल्यूएशन जो है वो आज के डेट में हिस्टोरिक हाईज़ पे चल रही है। हालाँकि इम्प्रूवमेंट ज़रूर हुआ है कंपनी का, अगर आप आरओसी की बात करें, अगर आप मार्जिन्स की बात करें, ग्रोथ की बात करें, सब में इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन उसके बाद भी वैल्यूएशन को आपको फिर भी चेक में रखना है, क्योंकि अगर आप वैल्यूएशन ज़्यादा महँगे पे लेंगे, तो उसमें चांस होता है कि एक शार्प करेक्शन आ सकता है। और ये देखिए, a healthy correction with good base building and valuations becoming slightly reasonable could be a good buying opportunity, as present price seems elevated and there is always a chance of sharp correction, जिसकी हमने बात किया कि जब भी प्राइस इतनी तेजी से ऊपर जाता है जिसमें वैल्यूएशन जो है वो हायर हिस्टोरिक हाईज पे चल चल रही होती है, तो वहां पे शार्प करेक्शन का चांस होता है। और अगर ऐसा शार्प करेक्शन आए, उसके बाद प्राइस कंसोलिडेट करे, वैल्यूएशन थोड़ा सा सस्ता हो जाए, ग्रोथ चलता रहे, जो कि कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है आने वाले 4 से 5 सालों में 20 से 25% का ग्रोथ कंटिन्यू कर पाएँगे, और साथ ही साथ मार्जिन भी इम्प्रूव कर पाएँगे। और उसका ड्राइवर क्या होगा? इनऑर्गेनिक ग्रोथ और ऑर्गेनिक ग्रोथ, यानी कि अपने जो इंटरनल प्रोडक्ट है उससे, और जो नई कंपनी है उनको एक्वायर करके ये ग्रो करना चाहते हैं। तो अगर ऐसा आपको सिनेरियो मिल जाता है जहाँ पे वैल्यूएशन थोड़े रीज़नेबल हो जाते हैं, जैसे 30 से 35 टाइम मल्टीपल के आसपास घूमते हैं वैल्यूएशंस, और थोड़ा-सा प्राइस कंसोलिडेट होता है और ग्रोथ ऐसा ही रहता है, तो वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है बाइंग का। अगेन कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, अगर आपको स्टॉक आज अच्छा लग रहा है, आप आज ले लीजिए, अगर आपको तभी भी अच्छा नहीं लगेगा, आप तभी भी ना लें। मेरे कहने पे ना जाएँ, ये मेरा एक पर्सनल व्यू है और यहाँ पे मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो ये हमारा प्राइस ट्रेंड की बात कर ली हमने यहाँ पे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं की डेवलपमेंट्स की, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन फ्यूचर कंपनी के जो प्राइस की जो मोमेंटम है उसको कंटिन्यू करने में हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात करें, कंपनी इज एक्सपेंडिंग देयर कैपेसिटीज as these capacities are coming on stream in H2 FY26। तो H2 FY26 में नई कैपेसिटीज आ रही हैं, जो कि आज की डेट में फिर से 85% प्लस का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, जो कि मैनेजमेंट के हिसाब से ऑप्टिमम लेवल पे है, यानी कि इससे ज़्यादा ये करना मुश्किल है। तो अब इससे ज़्यादा जो नए प्रोडक्ट है वो उसको लाने के लिए कंपनी को नई कैपेसिटी लगानी पड़ेगी। उस वजह से इनका डेट भी बढ़ा है पिछले कुछ टाइम में, और क्योंकि इन्होंने एक्सपेंशन पे काफ़ी फोकस किया है। उसके बाद देखेंगे कि कंपनी इज ऑल्सो आइंग सम एक्विजिशन टू ड्राइव इनऑर्गेनिक सॉरी यहाँ पे इनऑर्गेनिक ग्रोथ, एंड हैज रिसेंटली एक्वायर्ड 60% स्टेक इन ग्रीन फ्यूल आईएसी। तो यहाँ पे अगर आप इनकी प्रेजेंटेशन में आ जाते हैं तो इन्होंने बताया दिया भी, ये देखिए। तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्या 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 बेनिफिट होंगे इस एक्विजिशन के। तो अगर आप चाहें तो इनकी जाके जो प्रेजेंटेशन उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इनका, यहाँ पे इन्होंने आई थिंक और भी अ, यहाँ पे आई थिंक नहीं दिया उन्होंने, लेकिन जो इनका जो रिसेंट ये एक्विजिशन है ग्रीन फ्यूल में, वो 60% स्टेक एक्वायर किया है इन्होंने इस कंपनी में, और साथ ही साथ एक और आईएसी करके कंपनी है, उसमें 100% स्टेक इन्होंने एक्वायर कर लिया है।
तो ये 2 एक्विजिशन थे रिसेंट, और इससे पास्ट में भी कंपनी काफ़ी अच्छे से एक्विजिशन करके उसमें ग्रोथ कर पाई है, और इन फ्यूचर भी कंपनी टारगेट करेगी कि जो अगर कोई अच्छा एक्विजिशन मिलता है तो उसे एक्वायर करेगी कंपनी। तो कंपनी इज फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग कंटेंट पर व्हीकल, जिसकी हमने बात की, बाय लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। तो जो भी नई गाड़ियां आ रही हैं, चाहे आप महिंद्रा की लगा लें या कोई भी लगा लें, उनका जो मेन आज की डेट में compete करने का जो मेन पॉइंट है वो है एस्थेटिक्स, लुक्स, प्रीमियम जो फील है वो, तो उस सब को रिलेटेड जो कंटेंट कंटेंट है वो कंपनी बना रही है। कंपनी इन फ्यूचर उस सब वो सब प्रोडक्ट ला रही है जो एक व्हीकल को प्रीमियम लुक देता है, क्योंकि इन फ्यूचर जो है वो प्रीमियम जो जिसमें जिस व्हीकल में ज़्यादा प्रीमियम फील होगा वही लोग खरीदने वाले हैं, तो उस वजह से इस कंपनी को उसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो उसके बाद अगर हम देखें, कंपनी इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग ग्रोथ रेट्स इन आफ्टर मार्केट सेगमेंट बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रिटेलर्स। तो आफ्टर मार्केट सेगमेंट इनका आज की डेट में काफ़ी छोटा है। आई थिंक इन्होंने प्रेजेंटेशन में उसका ब्रेकअप नहीं दिया है कि किस सेगमेंट से कितना सेल आता है या कितना सेल आज के डेट में कर रही है। तो आफ्टर मार्केट सेगमेंट इनका आज के डेट में काफ़ी छोटा, यहाँ सॉरी यहाँ पे दिया है इन्होंने, मिक्स ये देखें, तो आफ्टर मार्केट से इनकी जो सेल है सिर्फ 10% आ रही है आज के डेट में। तो आफ्टर मार्केट का जो सेल्स है वो कंपनी धीरे-धीरे वो बढ़ाना चाहती है, और साथ ही साथ मैकाट्रॉनिक्स ये देखिए 6% सेल है। उसके बाद देखें अगर अल्टरनेटिव फ्यूल्स में 8% का सेल है आज की डेट में। यहाँ पे अगर आफ्टर मार्केट देखें तो उसमें 6% का टोटल सेल है। तो ये जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, इनमें कंपनी अपना सेल जो है वो बढ़ाना चाहती है, जिससे मार्जिन इंप्रूवमेंट में भी हेल्प होगा कंपनी को। उसके बाद कंपनी इज एक्सपेक्टिंग देयर मैकाट्रॉनिक्स सेगमेंट टू रीच 800 करोड़ प्लस रेवेन्यू बाय FY 29 और FY 30 फ्रॉम करंट लेवल्स ऑफ 115 टू 120 करोड़। तो आज की डेट में 115 से 120 करोड़ का, जितनी हमने बात की मैकाट्रॉनिक डिवीजन, जिसमें कि सेंसर्स वगैरह और जो हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है वो आते हैं, तो वहां से 125 करोड़ के आसपास का सेल कंपनी कर रहा है, और इन फ्यूचर कंपनी एक्सपेक्ट करता है कि ये सेल लगभग 800 करोड़ से 1000 करोड़ तक जा सकता है आने वाले 4 से 5 सालों में। तो यहाँ पे काफी तेजी से ग्रोथ आने वाला है। उसका उसका हेल्प जो है इनको वो मार्जिन इंप्रूवमेंट में होगा, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, क्योंकि ये जो हायर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट होता है वो जनरली हाई मार्जिन प्रोडक्ट होता है। तो उस वजह से जो इनके आज के 13 से 14% के मार्जिन दिख रहे हैं, ये कंपनी गाइड कर रही है कि इन फ्यूचर 20% तक जा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इनका देखें तो प्रेजेंटेशन में इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है ये जो गाइडेंस है। अब ये होगी कि नहीं होगी ये डिफरेंट चीज है। ये देखिए इनका जो 4 फोल्ड स्ट्रेटजी है 2020-2020-20, तो उसमें 20% मिनिमम CAGR, यानी 20 से ज़्यादा का सेल रेवेन्यू ग्रोथ करना चाहते हैं 20% से। उसके बाद 20% का ROCE, तो आज के डेट में 20% ROCE पहुंच गया है, और ये इसको यहाँ पे मेंटेन करना चाहते हैं, इससे ऊपर इंप्रूव करना चाहते हैं। जो EBITDA मार्जिन है उसको ये 20% ले जाना चाहते हैं, जो कि आज के डेट में 13 से 14% की रेंज में घूम रहा है। उसके बाद जो 20% रेवेन्यू है वो क्लीन जो फ्यूल इन्होंने एक्वायर किया, क्लीन फ्यूचर एंड मोबिलिटी, उससे करना चाहते हैं, जो कि आज के डेट में आई थिंक 6 से 7% का रेवेन्यू जहाँ से आ रहा है, तो वहाँ से 20% का रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कंपनी ने रोड मैप दिया है कि इसमें क्या क्या कंपनी करेगी। ये देखिए हायर कंटेंट पर व्हीकल, उसमें आफ्टर मार्केट, ऑल पिवटिंग टू डिमांड लेड ग्रोथ। तो ये सब कंपनी ने पॉइंट्स बताए कि किस तरह से कंपनी इस जो विजन है इनका उसको मटेरियलाइज करना चाहती है। अब ये होगा कि नहीं होगा ये हमें नहीं पता, ये कंपनी ने गाइडेंस दिया है। अब यहाँ पे होता है तो अच्छा होगा, नहीं होता है तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन ऑलरेडी डिस्काउंट करने लग गए हैं कि इन फ्यूचर किस तरह से ग्रोथ आ सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने 2020 की जो वो इनकी स्ट्रेटजी है उसकी बात कर ही लिया कि 20% मार्जिन और 20% CAGR टिल 2029 कंपनी करना चाहती है। तो ये कुछ बेसिक डेवलपमेंट्स है जो कंपनी कर रही है, और लग रहा है कि ये सब जो है वो पड़ भी रहा है दाव जो है अच्छा कंपनी का, क्योंकि ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है रिसेंटली, और इन फ्यूचर भी कंपनी काफ़ी कॉन्फिडेंट है। अगर आप कॉन कॉल सुनेंगे इनकी तो काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि ये ग्रोथ और मार्जिन की गाइडेंस को अचीव कर लेंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ की रिस्क फैक्टर्स की, क्योंकि किसी भी कंपनी में अगर की डेवलपमेंट्स या कुछ भी अच्छे होता है तो उसके साथ साथ कुछ बुराई भी होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो वैल्यूएशन जो है वो आज की डेट में फेवरेबल जोन में बिल्कुल भी नहीं है। वैल्यूएशन हिस्टोरिक हाई लेवल पे चल रहा है। उसका उसके उसमें आप ये बोल सकते हैं कि कंपनी में इंप्रूवमेंट भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, तो इंप्रूवमेंट काफ़ी हुआ है। ROCE इंप्रूव हुई है, मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग हुई है, अच्छे एक्विजिशन किए हैं। तो ये सब इंप्रूवमेंट जरूर हुआ है, लेकिन इम्प्रूवमेंट के साथ वो सब आज के डेट में प्राइस में रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये सिक्लिकल इंडस्ट्री है। तो अगर हिस्टोरिक हाई प्राइसेस पे अगर आप इसके खरीदें तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 1 या 2 साल अगर थोड़ा सा क्वाइट हो गया और जो ऑटो का सेल है थोड़ा सा ठंडा पड़ गया, तो उसमें कंपनी को काफी बुरे तरीके से इम्पैक्ट हो जाएगा, क्योंकि कंपनी ने केपेक्स किया हुआ है तो उनका फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स रहने वाला है। लेकिन इनका जो
जो ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले है, ऑपरेटिंग मार्जिन है, वो बुरे तरीके से इम्पैक्ट कर जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो यही 2021 और 2021 में हुआ था इनसे। वहां पे मार्जिन इनके तो नहीं गिरे थे, लेकिन लूमेक्स जो इनकी इंडस्ट्रीज और दूसरे जो ऑटो एंसिलरीज हैं उनमें मार्जिन काफी बुरे तरीके से पिटे थे। तो उसके बाद अगर हम बात करें कंपनी ऑपरेट्स इन सिक्लिकल इंडस्ट्री जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ऑलवेज देयर इज अ रिस्क ऑफ डिमांड स्लो डाउन इन देयर की कस्टमर इंडस्ट्रीज। तो सपोज कल को महिंद्रा की गाड़ियों में थोड़ा स्लो डाउन हो जाए, या मारुति की गाड़ियों में स्लो डाउन हो जाए, या हिंडई की गाड़ियों में, या बजाज ऑटो में, तो ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कैसा होगा, क्योंकि रिसेंटली जीएसटी कट्स हुआ है, तो उसका उसमें आने वाले शायद 1-2 सालों में तो अच्छा करना चाहिए ऑटो सेगमेंट को और ऑटो जो कंपनीज उनको, और साथ ही साथ ऑटो एंसिलरीज को। लेकिन ये एक की रिस्क फैक्टर है जिसको आपको दिमाग में रखना है कि अगर आप इस वैल्यूएशन पे इस कंपनी को खरीद रहे हो, तो उसके साथ ये रिस्क फैक्टर्स भी हैं जिसके साथ आपको डील करना आना आना चाहिए। क्योंकि कल को अगर सडनली 1-2 क्वार्टर खराब होता है, तो वैल्यूएशन की जो री रेटिंग हुई है वो डी रेटिंग भी इतनी तेजी से होती है। उसके बाद अगर हम बात करें, कंपटीशन इज वेरी हाई, दस कंपनी नीड्स टू कीप इनोवेटिंग देयर प्रोडक्ट्स। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट काफी हाई रहता है ऐसी कंपनी में, क्योंकि जैसे जैसे न्यू एज प्रोडक्ट में की डिमांड और बढ़ेगी, तो उसमें इनोवेशन का जो खर्चा है वो कंपनी को ही उठाना पड़ेगा। और रिसेंटली भी अगर आप देखें तो इनका एक्विजिशन और उसकी वजह से इनकी बैलेंस शीट भी थोड़ी सी स्ट्रेंड हुई है। हालांकि डेट टू इक्विटी फिर भी ओके लग रहा है, लेकिन जो बैलेंस शीट है वो थोड़ी सी स्ट्रेन हुई है पिछले 2-3 सालों में, जिस जो उन्होंने रिसेंट एक्विजिशन किए हैं और साथ ही साथ जो नए कैपेसिटीज बिठाई हैं और नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, तो उस सबका जो खर्चा मिला के थोड़ा सा यहाँ पे बैलेंस शीट पे प्रेशर लग रहा है। तो ये कुछ की रिस्क फैक्टर्स हैं। उसके अलावा ग्रोथ काफी स्ट्रांग लग रही है, फ्यूचर जो विजिबिलिटी है वो भी अच्छा लग रहा है। अगर मार्जिन इंप्रूव होते हैं तो ये वैल्यूएशन और सस्ते लगने लग जाएंगे। तो इसलिए आपको अपना काम खुद करना है। कि मेरा एक व्यू था कि आज के डेट में वैल्यूएशन जो है आज के हिसाब से महंगे लग रहे हैं। सपोज 2-3 सालों में अगर मार्जिन एक्सपेंशन होता है, तो वैल्यूएशन आपको खुद ब खुद सस्ते लगने लग जाएंगे। तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपनी वीडियो की समरी पे। तो फंडामेंटल जैसे कि हम बोल ही रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ग्रीन है। सिर्फ डेट टू इक्विटी में थोड़ा सा हाई साइड में है, लेकिन वो भी मैनेजेबल है, इतना बुरा नहीं है। क्योंकि कभी कोई भी कंपनी जब ग्रो करती है, कैपेसिटी बिठाती है, तो उसमें उसको डेट लेना पड़ता है। तो इतना कोई खास नहीं है, 0 पॉइंट आई थिंक 8 और 0.9 टाइम्स के आसपास का डेट टू इक्विटी है, जो कि बिल्कुल भी बुरा नहीं है। कैश फ्लोज बहुत ही अच्छे हैं, मार्जिन इंप्रूव कर रहे हैं, रिटर्न रेशियो बहुत अच्छे हैं। तो टॉप नॉच फंडामेंटल्स हैं कंपनी के, कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर। फिर हम बात करते हैं वैल्यूएशंस की। तो वैल्यूएशन को मैं रेड रेट करने वाला था, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप ग्रोथ को देखें और फ्यूचर जो इनकी ट्राजेक्टरी लग रही है, उस हिसाब से वैल्यूएशन उतने बुरे नहीं है। थोड़े हाई जरूर है, यहाँ पे आपको कॉशियस रहना होगा इस वैल्यूएशन पे। अगर थोड़ा करेक्शन में ये स्टॉक मिलता है तो एक अच्छा बाय हो सकता है। अगेन कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, अपना रिसर्च खुद करें। प्राइस टू अर्निंग भी थोड़ा सा हायर साइड में है, प्राइस टू सेल्स और प्राइस टू बुक थोड़ा सा हायर साइड में, तीनों अगर ये करेक्शन में थोड़े कम लेवल पे मिलते हैं तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। फिर अगर हम बात करें प्राइस ट्रेंड की, तो प्राइस ट्रेंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर कट अप ट्रेंड में स्टॉक है। ये देखें अगर आप, तो क्लियर कट अप ट्रेंड है यहाँ पे। जो यहाँ से ब्रेकआउट उन्होंने किया मई 2025 से, उसके बाद सीधा ऊपर कोई चल रहा है। दोनों मूविंग एवरेज भी ऊपर है, उसके बाद स्टॉक भी उससे ऊपर है। तो ऐसा अगर आपको देखिए कंसोलिडेशन फेज मिलता है, तो वो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। लेकिन इतने एलिवेटेड लेवल पे बाई करोगे तो हमेशा एक शेकआउट का चांस रहता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो सडनली स्टॉक 10-15-20% गिर जाए। तो उसमें आप किस तरह से उसे डील करोगे, तो वो भी आपको आना चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो टेक्निकल्स भी हमें काफ़ी अच्छे लग रहे हैं आज की डेट में। तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का वीडियो जो है वो यहीं पे समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको कंपनी के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इन फ्यूचर भी मैं और डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज पे इस तरह का वीडियो लेके आता रहूँगा, जिससे कि आप खुद सीखेंगे कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर खुद किस तरह से बन सकते हैं और किस तरह से एक कंपनी को हम एनालाइज कर सकते हैं। एक और वैसे ही वीडियो के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए रखें अपना बहुत सा ख्याल। धन्यवाद।